नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, बी प्लस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर आधारित कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो आइए स्पर्शरेखीय व अभिलंबिक वेग व त्वरण पर आधारित समस्याएं हल करते हैं। सबसे पहली जो समस्या है वो है, एक कण किसी वक्र में इस प्रकार गमन करता है कि इसके स्पर्शरेखीय व अभिलंबिक त्वरण सदैव समान रहते हैं। सिद्ध करो इसका वेग e की पावर साई के समानुपाती होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं स्पर्शरेखीय त्वरण क्या होता है। स्पर्शरेखीय त्वरण इक्वल टू v dv अपॉन ds। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरह से अभिलंबिक त्वरण क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन रो। ये इक्वेशन 2 मान ली हमने। अब ये प्रश्न में देखिए कह रहा है कि स्पर्शरेखीय व अभिलंबिक त्वरण सदैव क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये स्पर्शरेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण दोनों को हमने क्या है, समान कर दिया, इक्वल कर दिया। तो इक्वल करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास v dv अपॉन ds इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन रो। तो रो की हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो रो की वैल्यू रखी हमने, तो रो की वैल्यू क्या है, ds अपॉन डी साई। हम ये जानते हैं कि रो ds अपॉन डी साई होता है। तो हमारे पास आ जाएगा dv अपॉन ds और v अपॉन ds अपॉन डी साई। तो ये ds से ds कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो dv अपॉन v इक्वल टू डी साई। अब इसका हम क्या करें, इस तरह से इसको कन्वर्ट करके लिख दिया, यानी कि डी साई को इधर ले आए और dv अपॉन dv इधर रख लिया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास जो आएगा वो आएगा साई इक्वल टू लॉग v प्लस लॉग c। c जहाँ पर क्या है, हमने कांस्टेंट लिया समाकलन का, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। इसे हम इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है उससे लिख सकते हैं साई इक्वल टू लॉग v c। अब दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग लिया हमने तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर साई इक्वल टू वी सी। तो इस तरह से हमने ये देखा कि यहाँ c तो कांस्टेंट है, e की पावर साई किसके समानुपाती हो जाएगा, v के। तो या इसे लिख सकते हैं v इक्वल टू 1 अपॉन सी e की पावर साई, या v अनुक्रमानुपाती e की पावर साई, यानी जो वेग है e की पावर साई के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हमें एक बिंदु P ध्रुव O के सापेक्ष अचर कोणीय वेग v से एक समान कोणिक सर्पिल r इक्वल टू a e की पावर थीटा कॉट एल्फा में गमन करता है। सिद्ध कीजिए इसका त्वरण OP के समानुपाती है तथा उसकी दिशा P पर स्पर्श रेखा से वही अचर कोण बनाती है जो OP उस स्पर्श रेखा से बनाती है। यानी इसका जो त्वरण है वो त्वरण की, एक तो हमें त्वरण निकालना है, दूसरा क्या करना है कि त्वरण की जो दिशा है वो OP यानी एक तरह से ध्रुव को जो जोड़ रही है वो रेखा, वो उसके साथ वो कितना कोण बनाती है, यानी इसमें जो सिद्ध करना है वो है कि वो एक अचर कोण बनाती है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। दिया गया है कोणिक सर्पिल का समीकरण। समीकरण क्या दे रखा है, r इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कॉट एल्फा। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। साथ ही ये भी दिया हुआ है कि कोणीय वेग इसका क्या है, अचर है। तो कोणीय वेग होता है हमारा डी थीटा अपॉन डी टी। उसे हमने मान लिया एक ओमेगा राशि मान ली जो कांस्टेंट राशि है। तो डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा, ये इक्वेशन 2 मान ली। अब हम इक्वेशन 1 का
टी के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन किया तो इधर तो क्या आ जाएगा, डी आर अपॉन डी टी, और इधर आएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा ए ई की पावर थीटा कोट एल्फा और कोट एल्फा डी थीटा अपॉन डी टी। तो हमने इसमें देखिए, देखने की बात यह है कि ये जो हमारा इधर फंक्शन टी का नहीं था, तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन किया है, वो किसका किया है, डी थीटा के सापेक्ष, यानी थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन किया है। तो थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करने पे हमारे पास क्या आएगा, डी थीटा अपॉन डी टी, यानी डी टी जो था नीचे वो तो रह गई, और ऊपर भी क्या है, डी थीटा आ जाएगा, क्योंकि डी इसके थीटा के सापेक्ष क्या किया है, इसका डिफ्रेंसिएशन किया है। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। इसमें वापस हम मान रखते हैं, समीकरण 1 व 2 से मान रखा, यानी कि हमने मान पिछली जो इक्वेशन थी उससे मान रख दिया इसमें। किसका, एक तो हमने इक्वेशन 1 थी हमारी आर का मान, यानी आर इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कोट एल्फा है, तो ए ई की पावर कोट एल्फा का मान रख दिया, और डी थीटा अपॉन डी टी का मान रख दिया समीकरण 2 से। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू आर ओमेगा कोट एल्फा। यानी हमने जब 1 और 2 से मान रखे इसमें, तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड का हम फिर से एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं उसी टी के सापेक्ष। तो देखिए ये आएगा हमारा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए खास देखने की बात है कि इधर क्या है कि टी का फंक्शन है नहीं इसमें कोई भी, तो हम क्या है, इसमें आर है, आर के सापेक्ष इसका डिफ्रेंसिएशन किया, तो इस आर का डिफ्रेंसिएशन तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। तो ये तो इसका 1 हो गया, लेकिन जब आर के सापेक्ष किया है तो हमें डी आर अपॉन डी टी हमारे पास निकल के आएगा, तो ओमेगा कॉट एल्फा डी आर अपॉन डी टी। अब हम इसमें डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करते हैं। तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू को पुट करेंगे समीकरण 3 से, जो भी हमने ऊपर निकाली थी। तो यहाँ डी आर अपॉन डी टी की जगह लिख दिया हमने आर कॉट एल्फा, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा। तो आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 4। यानी डी आर अपॉन डी टी का मान निकाल लिया, समीकरण 3 में है, और डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मान निकाल लिया, वो समीकरण 4 है, वो क्या है, आर स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा। अब आगे चलते हैं, परिणामी वेग क्या होता है। परिणामी वेग v बराबर होता है अंडर रूट अरीय वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर। तो ये जो वेग अरीय वेग क्या होता है हमारे पास, अरीय वेग होता है आर डॉट स्क्वायर, और अनुप्रस्थ वेग होता है हमारे पास आर थीटा डॉट स्क्वायर। ये जो हमने लिख दिए इनके मान आर हमने निकाल रहा, आर डॉट का मतलब है डी आर अपॉन डी टी, और थीटा डॉट का मतलब है डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये दोनों वैल्यू हमें पता है, इनका मान रखते हैं हम। तो मान रखा 2 और 3 से, यानी समीकरण 2 में हमने डी आर अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट मान रखा था, तो मान रखा हमने, तो मान आया हमारे पास आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा। ये तो किसका मान आया हमारे पास, डी आर अपॉन डी टी का, तो ये मान रख दिया, प्लस आर स्क्वायर और डी थीटा अपॉन डी टी क्या है हमारे पास, ओमेगा, तो इसका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने जब मान रखे, तो देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आर ओमेगा, ये सारी चीज़ें क्या है इसमें अंडर रूट में है, यहाँ तक ये पूरा अंडर रूट है। तो इसमें आर ओमेगा स्क्वायर अंदर अंडर रूट के, तो बाहर आएगा, देखो इसमें भी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, इसमें भी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, तो दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, कॉमन आ गया हमारे पास, बाहर आएगा जब ये आर ओमेगा। इसमें अंदर क्या रह गया हमारे पास, कॉट स्क्वायर एल्फा, और इधर क्या रह गया 1, तो आर ओमेगा स्क्वायर वो आर ओमेगा अंडर रूट कोट स्क्वायर एल्फा प्लस 1। तो कोट स्क्वायर एल्फा प्लस 1 क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर एल्फा, लेकिन अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये क्या रह जाएगा, कोसेक स्क्वायर एल्फा। तो आर ओमेगा पहले से ही था, और कोसेक स्क्वायर एल्फा की जगह हम लिख सकेंगे कोसेक एल्फा। ये किसका मान आ गया, v का, यानी वेग का। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 5। ये वेग है हमारे पास, जो परिणामी वेग निकल गया है। अब चलिए कणिका अरीय त्वरण, अरीय त्वरण का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, आर डबल डॉट, यानी डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर।
अब यहाँ देखिए हमने ये मान निकाल रखे हैं, डी थीटा अपॉन डी टी हमें मालूम है और डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर हमें मालूम है। इन दोनों की वैल्यू रखी हमने, तो वैल्यू रखी तो क्या आएगा हमारे पास, आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा, समीकरण 2 और 3 से मान रखे हैं हमने, और माइनस यानी ये तो 2 से रखा है, ये 3 से रखा है, समीकरण 3 से मान रखा, तो आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस यहाँ आर है और डी थीटा अपॉन डी टी हमें पता है ओमेगा है समीकरण 2 में, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारे पास आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये मान हमने रख दिए। इसे सॉल्व करना चाहें तो हम सॉल्व कर सकते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। अब इसी तरह से अनुप्रस्थ त्वरण हमारे पास, अनुप्रस्थ त्वरण का जो फॉर्मूला है वो होता है 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। यहाँ भी इसमें मान रखें हम थीटा डॉट का, तो थीटा डॉट का मान होता है ओमेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर ओमेगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो देखिए यहाँ टी के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन हो रहा है लेकिन टी का फंक्शन नहीं है, तो इसका हम आर के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन किया तो ये क्या आएगा, 2r आएगा हमारे पास। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2r, तो ये डिफ्रेंसिएशन हो गया 2r अपॉन आर है ही है, ये ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर है, और डी आर अपॉन डी टी। अब देखिए आर से आर कट जाएगा, हम डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू रखते हैं समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू रखी, तो वो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वो वैल्यू रखने के बाद ये इससे कट जाएगा, हमारे पास जो बचा रह जाएगा वो रह जाएगा 2 ओमेगा आर ओमेगा और कॉट एल्फा, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास थी आर ओमेगा कॉट एल्फा, तो वो डी आर अपन डी टी की वो वैल्यू हमने इसमें रख दी, तो हमारे पास ये रिजल्ट लास्ट में आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉट एल्फा, ये अनुप्रस्थ त्वरण आ गया। यानी हमारे पास अरीय त्वरण निकाल लिया हमने और अनुप्रस्थ त्वरण निकाल लिया। तो अब हम इसका रिजल्टेंट जो त्वरण है वो निकालेंगे, यानी कण का परिणामी त्वरण। तो परिणामी त्वरण किसके बराबर होता है, अंडर रूट अरीय त्वरण का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ त्वरण का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू हम अभी जो निकाली है पीछे, उन वैल्यूज को यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ वैल्यू रखी तो देखिए अरीय त्वरण क्या है हमारे पास, आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1, और इस सब का क्या है होल स्क्वायर करना है। इस तरह अनुप्रस्थ त्वरण क्या निकाला था हमने, 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉट एल्फा, तो इसका स्क्वायर कर दिया। इसे अब हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने में देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इस समीकरण में, इसमें इस पार्ट में और इस पार्ट में कॉमन क्या है, इसमें देखिए आर ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी आर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन इन सब का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, आर ओमेगा स्क्वायर का भी स्क्वायर हो रहा है, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आर ओमेगा स्क्वायर एज इट इज जो आएगा ये आ जाएगा। इसमें देखिए क्या बचा रह जाएगा, इसमें बचा रह जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1, कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर, और इसमें क्या बचा रह जाएगा, इसमें बचा रह जाएगा जब आर ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो अंदर रह गया 4, यानी 4 2 का वर्ग क्या होगा 4, तो ये 4 रह गया, और कॉट एल्फा का स्क्वायर होगा तो कॉट स्क्वायर एल्फा। इसे जब सॉल्व करेंगे हम आगे, तो देखिए इस होल स्क्वायर को खोलते हैं, कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 को, तो ये हमारे पास आता है कॉट की पावर 4 एल्फा प्लस 1 माइनस 2 कॉट स्क्वायर वो एल्फा, और यहाँ 4 कॉट स्क्वायर एल्फा है, तो 2 से 2 से 2 कट गया तो प्लस का 2 कॉट स्क्वायर एल्फा रह जाएगा। यानी हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये जो होल स्क्वायर बन रहा है कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉट स्क्वायर एल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए इस तरह से कॉट स्क्वायर एल्फा प्लस 1 का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया। अब देखिए आप कॉट स्क्वायर एल्फा प्लस 1 किसके बराबर होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर एल्फा के बराबर। इसे हम एक बार अंडर रूट हटा दिया, यानी स्क्वायर हटा दिया था हमने, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर एल्फा प्लस 1 अंडर रूट हटाने के बाद। अब इसकी जो वैल्यू है कॉट स्क्वायर एल्फा प्लस 1 की, ये होती है अभी जो मैं बोल रहा था कोसेक
स्क्वायर एल्फा। तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं आर ओमेगा स्क्वायर, तो बाहर है ये कोसेक स्क्वायर एल्फा। तो हमारे पास परिणामी त्वरण निकल के आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एल्फा। ये हमारे पास परिणामी त्वरण निकल के आ गया। या इसे दूसरे रूप में इस तरह से लिख सकते हैं हम, इसको पूरी संख्या को, यानी आर ओमेगा स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एल्फा, इसको स्क्वायर में ले जाएं अंदर। तो देखिए इसमें आर स्क्वायर में नहीं है, इसलिए इसे स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या, नीचे और ऊपर आर से गुणा कर दिया। तो ये ऊपर तो बन गई आर ओमेगा कोसेक एल्फा का ये होल स्क्वायर कर दिया, और नीचे इसमें आर लिख दिया। ये इसलिए किया है, आपने देखा होगा पीछे हमने जो वी निकाला था परिणामी वी, वो यही आता है आर ओमेगा कोसेक एल्फा। तो यहाँ इसकी जगह हम वैल्यू रख देंगे वी की, यानी परिणामी वेग। तो यहाँ अतः कण का परिणामी त्वरण क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी समीकरण 5 से जो वी निकाला था हमने वो इसके बराबर रख दिया था। तो वी स्क्वायर अपॉन आर, तो कण का परिणामी त्वरण क्या आ जाएगा हमारे पास निकल के, वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए यदि परिणामी त्वरण ओपी से बीटा कोण बनाएं, परिणामी त्वरण ओपी यानी जो ध्रुव से रेखा खींची है कण की, वो उससे बीटा कोण बनाएं, तो हम जानते हैं ये कि टेन बीटा बराबर क्या होता है, अनुप्रस्थ त्वरण बटे अरीय त्वरण, यानी अनुप्रस्थ त्वरण की जो दिशा है बटे अरीय त्वरण, इन दोनों का वो निकाला हमने। तो अनुप्रस्थ त्वरण कितना है हमारा, 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉट एल्फा, और अरीय त्वरण क्या निकल रहा था हमारा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। इसे सॉल्व करते हैं, देखो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, आर से आर कट गया, हमारे पास बचा क्या रह जाएगा, ऊपर ये रहता है कॉट एल्फा और नीचे कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। यानी हमने जब इसका वो करते हैं, सोल्व करते हैं, कॉट को टेन में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 टेन एल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा। यानी हमने क्या किया है, इसे कन्वर्ट किया है, कॉट को 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं। तो इससे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टेन एल्फा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा। ये एक फॉर्मूला है जिसे हम टेन टू एल्फा कहते हैं, यानी टेन टू एल्फा इक्वल टू होता है 2 टेन एल्फा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा। तो इससे ट्रिग्नोमेट्रिक इस फॉर्मूले से इसे हमने एल्फा को 2 एल्फा में कन्वर्ट कर दिया। तो इधर टेन बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन टू एल्फा। तो बीटा एंगल किसके बराबर आएगा, बीटा इक्वल टू आएगा 2 एल्फा, यानी जो ओपी है वो परिणामी त्वरण के साथ कितना एंगल बना रही है, 2 एल्फा। अब इसमें एल्फा जो है ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि जो एंगल होगा इनके बीच में वो क्या रहेगा, अचर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमने आज ये दो प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। थैंक यू।